आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत में जातियां, संरचना, उत्पत्ति और विकास। इससे पिछले वीडियो में आप इस पुस्तक के पहले अध्याय को सुने होंगे। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को सुनेंगे। दूसरा अध्याय है जाति का उच्छेद और महात्मा गांधी को दिया गया जवाब। बुद्ध का कहना है सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानो। एच डुमोंड का कहना है जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं करता वह दास है। द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण मैंने तैयार किया था, उस भाषण का हिंदू जनता द्वारा अपेक्षा से अधिक स्वागत किया गया। यह भाषण मैंने मुख्य रूप से हिंदू लोगों के लिए ही तैयार किया था। इसके प्रकाशन के 2 माह के भीतर ही 1500 प्रतियों का अंग्रेजी संस्करण समाप्त हो गया। इस भाषण का गुजराती और तमिल में अनुवाद किया गया। अब इस भाषण का मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में अनुवाद किया जा रहा है। अंग्रेजी भाषण की मांग अभी भी लगातार बनी हुई है, अतः इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण निकालना आवश्यक हो गया है। इतिहास की दृष्टि और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैंने निबंध के मौलिक स्वरूप मतलब भाषण के मूल स्वरूप को यथावत बनाए रखा। यद्यपि मुझसे कहा गया था कि मैं इसे सीधे कथानक शैली में नया रूप दे दूं। मैंने इस संस्करण में 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट फर्स्ट में मैंने हरिजन समाचार पत्र में अपने भाषण की समीक्षा के रूप में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संत राम को लिखा गया उनका पत्र संलग्न किया है। मैंने परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी के लेखों के जवाब में अपने विचारों को प्रकाशित किया है। श्री गांधी के अलावा अन्य अनेक लोगों ने मेरे उन विचारों की तीखी आलोचना की है जिन्हें मैंने अपने भाषण में व्यक्त किए हैं, किंतु मैंने यह महसूस किया है कि इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणियों पर ध्यान न देते हुए मैं अपने को केवल श्री गांधी तक ही सीमित रखूं। मेरे ऐसा करने का कारण यह नहीं है कि इनकी बात में इतना वजन है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए, बल्कि वजह यह है कि अनेक हिंदुओं की दृष्टि में श्री गांधी एक प्रामाणिक पुरुष हैं। वे इतने महान हैं कि जब वे किसी बात पर कुछ बोलने लगते हैं तो यह आशा की जाती है कि अब पूरी बहस खत्म हो जानी चाहिए, आगे इस पर किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। संसार ऐसे विद्रोहियों का ऋणी है जिन्होंने धर्म गुरुओं के मुंह पर ही तर्क करने का साहस किया है और जोर देकर यह कहा है कि आप जो कहते हैं वही सही नहीं है। मुझे ऐसा श्रेय नहीं चाहिए जो प्रत्येक प्रगतिशील समाज को अपने विद्रोहियों को देना चाहिए। यदि मैं हिंदुओं को इस बात को महसूस करा दूं कि वे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी से अन्य भारतीयों के खुशहाली और स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे संतोष होगा। भीमराव अंबेडकर। तीसरे संस्करण की प्रस्तावना। इस निबंध का तीसरा संस्करण 1937 में प्रकाशित हुआ था और बहुत ही कम समय में वह समाप्त हो गया। काफी समय से इसके नए संस्करण की मांग आ रही थी। मेरी इच्छा थी कि मैं इस निबंध को नया रूप दूं। इसमें अपने एक अन्य निबंध भारत में जातियां, उनका उद्गम और उनकी संरचना, इस शोध पत्र को कोलंबिया विश्वविद्यालय में मई 1916 को प्रस्तुत किया गया और 1917 को प्रकाशित हुआ था, को भी शामिल कर दूं। मेरा यह निबंध इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल के मई 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ था, किंतु मुझे समय नहीं मिल सका और ऐसा करने की संभावना भी बहुत कम है, और चूंकि जनता भी लगातार इसकी मांग कर रही है, इसलिए प्रस्तुत संस्करण को इसके दूसरे संस्करण के मात्र पुनर्मुद्रण के रूप में ही प्रकाशित करके ही मुझे संतोष है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह निबंध इतना अधिक लोकप्रिय रहा। मुझे आशा है कि यह अपने अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा जिस उद्देश्य के लिए इसे लिखा था। भीमराव अंबेडकर। आमुख 22 दिसंबर 1935 को मुझे जात पात तोड़क मंडल के मंत्री श्री संत राम का पत्र मिला, जो इस मंडल प्रकार है। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर के आपके कृपा पत्र के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपकी अनुमति के बिना मैंने इसे प्रेस को दे दिया है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे विचार से इसे प्रचारित करने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान चिंतक हैं और मेरा यह सुविचारित मत है कि आपने जाति समस्या का जितना गहरा अध्ययन किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया। मुझे और हमारे मंडल को हमेशा ही आपके विचारों से लाभ पहुंचा है। मैंने अनेक बार क्रांति इस समाचार पत्र का संपादन संत राम करते थे। मैं इसका प्रचार और स्पष्टीकरण किया है और अनेक सम्मेलनों में इस पर भाषण भी दिए हैं। मैं आपके इस नए सूत्र अर्थात जिन धार्मिक धारणाओं पर जाति प्रथा की नींव खड़ी की है उनका विनाश किए बिना जाति को तोड़ना संभव नहीं होगा की व्याख्या को पढ़ने का बहुत उत्सुक हूँ। कृपया अपनी सुविधानुसार यथाशीघ्र विस्तार से इसकी व्याख्या करें ताकि हम इस विचार का प्रेस और मंचों से समर्थन कर सके। अभी मैं इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूँ। हमारी कार्यकारिणी समिति का आग्रह है कि आप हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनना स्वीकार करें। हम आपकी सुविधानुसार इस सम्मेलन की तारीखों में परिवर्तन कर सकते हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजनों की आपसे मिलने और अपनी योजनाओं पर आपसे विचार विमर्श करने की बड़ी इच्छा रखते हैं। अतः यदि आप लाहौर की अध्यक्षता करने की कृपा करें तो 2 काम हो जाएंगे। हम सभी विचारधाराओं के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और इससे आपको भी उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। मंडल ने अपने सहायक सचिव श्री इंद्र सिंह को क्रिसमस के अवसर पर बंबई में आपसे मिलने और सारी स्थिति पर आपसे चर्चा करने के लिए नियुक्त किया है, जिससे आपको हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सहमत किया जा सके। मुझे बताया गया था कि जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं में जाति प्रथा को नष्ट करना है। सिद्धांत रूप से मैं ऐसे किसी आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं करता जो हिंदू जाति द्वारा चलाया गया हो। सामाजिक सुधार के प्रति उनका रवैया मुझसे इतना भिन्न है कि मेरे लिए उनके साथ काम करना कठिन है। वास्तव में मेरे और उनके विचारों में मत भिन्नताओं के कारण मुझे उनके साथ काम करना मुश्किल लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अध्यक्षता करने का अनुरोध किया था तो मैंने उसे मना कर दिया था। फिर भी मंडल ने हार नहीं माना और अपने एक सदस्य को मुझ पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से बम्बई भेजा। अंततः मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मान गया। वार्षिक सम्मेलन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। सम्मेलन का आयोजन ईस्टर के अवसर पर होना था, किंतु बाद में इसे 1936 के मई माह के मध्य तक के लिए टाल दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब इसे रद्द कर दिया है। इस सम्मेलन की रद्द होने की सूचना मेरे अध्यक्षीय भाषण के छप जाने के बहुत बाद में प्राप्त हुई। इस भाषण की प्रतियां अब मेरे पास पड़ी है। चूंकि मुझे अध्यक्षीय पद से यह भाषण देने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जनता को जाति व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं पर मेरे विचारों को जानने का अवसर नहीं मिल सका। जनता मेरे विचारों को जान सके और भाषण की जो छपी प्रतियां मेरे पास पड़ी है उनका सदुपयोग हो सके। इस उद्देश्य से मैंने छपी प्रतियों को बाजार में बेच देने का फैसला किया है। साथ के पृष्ठों में उसी भाषण का मूल्य पाठ है।
जनता को यह जानने की उत्सुकता होगी कि किन कारणों से सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति को रद्द किया गया। शुरुआत में भाषण की छपाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। मैं चाहता था कि भाषण मुंबई में छापा जाए। मंडल की इच्छा थी कि यह भाषण लाहौर में छापा जाए क्योंकि वहां छापने में बचत होगी। मैं इस पर सहमत नहीं हुआ था। मैंने भाषण को मुंबई में ही छापे जाने का आग्रह किया। मेरे प्रस्ताव पर सहमति के बजाय मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिस पर मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इनमें से आगे दिए गए उद्धरण में मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर जी, आपके द्वारा श्री संत राम को इस माह की 24 तारीख को लिखे पत्र को हमें दिखाया गया है। हमें पत्र पढ़कर थोड़ी निराशा हुई। यहाँ जो स्थिति उत्पन्न हुई है, शायद आप इससे पूरी तरह अवगत नहीं हैं। पंजाब प्राय सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित किए जाने के विरुद्ध हैं। जात पात तोड़क मंडल की बड़ी तीखी आलोचना हुई है। जात पात तोड़क मंडल को सभी ओर से कड़ी फटकार मिली है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिनमें भाई परमानंद MLA, हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकल चंद नारायण, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ MLC आदि शामिल हैं। इन सभी ने मंडल के इस निर्णय से अपने आप को अलग कर लिया है। इन सब के बावजूद जात प्रांत तोड़क मंडल, जिनके प्रमुख नेता श्री संत राम हैं, कि सभी सदस्य किसी भी स्थिति में एकजुट रहकर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मंडल के हम सभी अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति के विचार को नहीं छोड़ेंगे। मंडल की बदनामी हुई है। इन परिस्थितियों में आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप मंडल के साथ सहयोग करें। ऐसे समय में जब उन्हें हिंदुओं की ओर से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप भी उनकी परेशानियों को बढ़ाएं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे और वही करेंगे जिसमें हम सभी की भलाई हो। इस पत्र ने मुझे भारी उलझन में डाल दिया है। मैं नहीं समझ पाया कि मंडल मेरे भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपये की खातिर मुझे क्यों रुष्ट कर रहा है। मुझे इस पर भी विश्वास नहीं होता कि सर गोकल चंद्र नारंग जैसे व्यक्तियों ने मेरे अध्यक्ष चुने जाने के विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि मुझे सर गोकल चंद्र का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर प्रसन्नता हुई है। आपने ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में होने वाले उनकी आगामी वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया है। यदि आप लाहौर में मेरे यहाँ ठहरे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शेष मिलने पर, आपका गोकल चंद नागर। सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका। जब मंडल ने देखा कि मैं अपना भाषण बम्बई में ही छपवाने के लिए बराबर आग्रह कर रहा हूँ, तो मंडल ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की बजाय मुझे तार द्वारा सूचित किया कि वे श्री हर भगवान को इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए मुंबई भेज रहे हैं। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को मुंबई आ गए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने देखा कि वे इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। वास्तव में उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना नहीं था, चाहे वह बम्बई में छपे या लाहौर में, और इसीलिए विचार विमर्श के दौरान इस बात का कोई उल्लेख भी नहीं किया। हाँ, वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि भाषण की विषय वस्तु क्या है। इससे मुझे विश्वास हो गया कि भाषण के लाहौर में छपवाने से मंडल का उद्देश्य धन बचाना नहीं था, अपितु भाषण की विषय वस्तु को जानना था। मैंने उन्हें भाषण की एक प्रति दे दी। वह भाषण के कुछ अंशों को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने लाहौर पहुंचकर मुझे जो पत्र लिखा वह इस प्रकार है। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब,
मैं 12 तारीख को मुंबई से यहाँ लौटा हूँ। तब से मैं लगातार रेल में बिताई 5-6 रातों से सो नहीं सका। इस कारण तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पहुँचने पर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। यदि मैं बाहर आने जाने के लायक ठीक होता तो मैं वहाँ आपसे मिलता। मैंने आपका भाषण अनुवाद के लिए श्री संत राम को दे दिया। उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, किंतु उन्हें विश्वास नहीं है कि 25 तारीख से पहले इसे छापे जाने के लिए वह इसका अनुवाद कर सकेंगे। कुछ भी हो, इसका व्यापक प्रचार होगा। हमें विश्वास है कि यह नींद में सोए हुए हिंदुओं को जगाएगा। बम्बई में जिस लेख के अंश की ओर मैंने संकेत किया था उसे हमारे कुछ मित्रों ने पढ़ा। इस पर उनकी कुछ शंकाएं हैं। हम लोग बिना किसी अप्रिय घटना के सम्मेलन को समाप्त करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। इसे मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिर भी मुझे आशा है कि आप अपने अंतिम पैरे में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि भाषण में व्याप्त विचार आपके अपने हैं, मंडल उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुझे आशा है कि मेरी इस बात को आप अन्यथा न लेंगे। हमें भाषण की 1000 प्रतियां उपलब्ध करा देंगे। हम अवश्य ही इनकी कीमत आपको चुका देंगे। इस आशय का एक तार मैंने आपको भेजा है। 100 रुपये का एक चेक इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इसकी रसीद भेज दे और साथ ही अपने बिल भी भेज दे। मैंने स्वागत समिति की बैठक बुलाई है। मैं उसके निर्णय से तत्काल आपको सूचित करूंगा। आपने भाषण को तैयार करने में जो भारी कष्ट उठाया है उसके लिए कृपया मेरा हार्दिक साधुवाद स्वीकार करें। आपकी कृतज्ञता के लिए हम सचमुच ही बहुत ऋणी हैं। कृपया भाषण के छपते ही तत्काल उसकी प्रतियां यात्री गाड़ी से भेज दें ताकि उन प्रतियों को प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों को भेज दिया जाए। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छापने के आदेश के साथ अपनी पांडुलिपि मुद्रक को सौंप दी। 8 दिन के बाद मुझे श्री हर भगवान का एक और पत्र प्राप्त हुआ जिसे मैं नीचे दे रहा हूँ। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, हमें आपका तार और पत्र प्राप्त हुआ। इसके लिए कृपा कर हमारा साधुवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छानुसार हमने सम्मेलन को फिर आगे बढ़ा दिया है, किंतु हम महसूस करते हैं कि इसे 25 तथा 26 तारीख को आयोजित करना अधिक बेहतर होगा, क्योंकि पंजाब में मौसम दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। मई के मध्य में मौसम और गर्म हो जाएगा। दिन के समय बैठकें करना बहुत सुखद और आरामदायक नहीं होगा। फिर भी यदि यह सम्मेलन मई के मध्य में होता है तो हम इसे हर संभव आरामदेह बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। परंतु एक बात है जिसे हम आपके ध्यान में लाने के लिए विवश हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा के बारे में अपने कुछ लोगों द्वारा उठाई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था, तब आपने कहा था कि यह बात निसंदेह मंडल के दायरे से बाहर है, अतः उसके बारे में आपका हमारे मन से कुछ भी कहने का इरादा नहीं है। इसके साथ ही जब अपने भाषण की पांडुलिपि मुझे दी तब आपने आश्वस्त किया था कि वही आपके भाषण का मुख्य अंश है। आप उसमें केवल 2-3 अंतिम पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं। आपके भाषण की दूसरी किस्त मिल गई। उसे देखकर हम दंग रह गए कि यह भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग ही इस पूरे भाषण को पढ़ना चाहेंगे। इसके अलावा आपने अपने भविष्य में एक से अधिक बार यह कहा है कि मैंने हिंदू समाज से अलग होने का निर्णय कर लिया है। एक हिंदू के रूप में यह मेरा अंतिम भाषण है। आपने वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता तथा उनके औचित्य पर प्रहार किया है। हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जिसका वर्तमान समस्या से कतई कोई संबंध नहीं है। इससे कुछ परिच्छेद तो असंगत और अप्रासंगिक हो गए हैं।
यदि आप अपने भाषण को उसी अंश तक सीमित रखते हैं जो आपने मुझे दिया था, या अगर उसमें कोई वृद्धि करना आवश्यक ही था तो वह भी वहीं तक सीमित रहती जो आपने ब्राह्मणवाद आदि पर लिखा है, तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होती। अंतिम अंश जो हिंदू धर्म के संपूर्ण विनाश के संबंध में है, जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों की नैतिकता पर संदेह व्यक्त करता है, हिंदू समाज को छोड़ देने के आपके इरादे की ओर संकेत करता है, मुझे असंगत प्रतीत होता है। अतः मैं सम्मेलन के लिए उत्तरदायी लोगों की ओर से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऊपर संदर्भित परिच्छेदों को भाषण से निकाल दें, भाषण को वहीं समाप्त कर दे जहां तक आपने मुझे दिया था। आप चाहे तो ब्राह्मणवाद तथा कुछ पैरों उसमें और जोड़ दे। हम नहीं समझते हैं कि भाषण को अनावश्यक रूप से उत्तेजक और कष्टमय बनाने में कोई बुद्धिमानी है। हम में से कई लोग आपकी भावनाओं का समर्थन करते हैं। हम हिंदू धर्म के पुनर्निर्माण हेतु आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। यदि आप अपने विचारों के लोगों को आपस में मिलाने का निर्णय करते तो बड़ी संख्या में लोग आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति व्यवस्था की बुराइयों को नष्ट करने में हमारा नेतृत्व करेंगे, विशेष तौर पर जब आपने इस विषय का इतना गहन अध्ययन किया है। हमारा विचार था कि आप एक क्रांति लाकर इस दिशा में किए जा रहे महान प्रयासों के केंद्र बिंदु बनकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे, किंतु आपने घोषणा जिस रूप में की है उसके दोहराए जाने से इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। अब यह एक घिसी पिटी चीज बनकर रह जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सारे मामले पर फिर से विचार करें। साथ ही यह कहकर अपने भाषण को अधिक प्रभावी बनाएं कि यदि हिंदू लोग जाति व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को ही क्यों न तिलांजलि देनी पड़े, तो मुझे इस कार्य की अगुवाई करने में प्रसन्नता होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे आशा है कि आपको ऐसे प्रयास में पंजाब से तत्काल अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। यदि आप ऐसे समय पर हमारी सहायता करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि हम पहले ही भारी खर्च कर चुके हैं और बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। कृपया हमें वापसी डाक से सूचित करें कि क्या आपने भाषण को उपरोक्त बताए अनुसार सीमित करने की कृपा की है। यदि आप फिर भी भाषण को संपूर्ण रूप में छापने का आग्रह करते हैं, तब हमें खेद है कि हमारे लिए सम्मेलन का आयोजन करना संभव और कदाचित उचित नहीं होगा। हम चाहेंगे कि इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए, जबकि ऐसा करने में हमें लोगों की सद्भावना से हाथ धोना पड़ेगा। इस सम्मेलन को बार बार स्थगित करना पड़ा है। फिर भी हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि आपने जाति प्रथा पर ऐसा बढ़िया प्रबंध लिखकर हमारे हृदय में एक स्थान बना लिया है। मैं कह सकता हूँ कि यह अब तक लिखे गए अन्य सभी शोध प्रबंधों से बढ़कर है। यह एक मूल्यवान विरासत के रूप में साबित होगा। आपने इसे तैयार करने में जो कष्ट उठाया है उसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अनेक शुभकामनाओं के साथ आपका हर भगवान। इस पत्र का मैंने जो जवाब भेजा वह निम्नलिखित है। प्रिय श्री हर भगवान, मुझे आपका 22 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। मुझे खेद है कि यदि मैंने अपने भाषण का संपूर्ण रूप में छापे जाने का आग्रह किया तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगी। इसके जवाब में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि यदि मंडल मेरे भाषण में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल काट-छांट करने पर जोर देगा तो मैं भी सम्मेलन को रद्द करना ही पसंद करूंगा। मैं अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करता।
आप मेरे इस निर्णय को पसंद नहीं करेंगे, परंतु मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान की खातिर उस आजादी का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपने भाषण को तैयार करने में मिलनी चाहिए। मैं मंडल को खुश करने के लिए अपने उस कर्तव्य को भी तिलांजलि नहीं दे सकता जो किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को सही और उचित मार्गदर्शन करने के लिए प्राप्त होती है। यह एक सिद्धांत का सवाल है और मैं महसूस करता हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार से इससे समझौता नहीं करना चाहिए। स्वागत समिति ने जो निर्णय लिया है, मैं उसके उचित या अनुचित के बारे में मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, परंतु आपने जो कुछ कारण दिए हैं जिनसे मुझ पर दोषारोपण होता दिखाई देता है, इसलिए मैं उनका जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। सर्वप्रथम मुझे इस धारणा को दूर कर देना चाहिए कि भाषण के उस अंश में व्यक्त विचार जिन पर समिति को आपत्ति है, मंडल के सामने अचानक ही उपस्थित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि श्री संतराम इस बात की पुष्टि करेंगे। मेरा कहना है कि उनके एक पत्र के जवाब में मैंने कहा था कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर जाति व्यवस्था की नींव रखी गई है। श्री संत राम ने इसके प्रत्युत्तर में मुझसे उस बात को स्पष्ट करने को कहा था। यह एक नवीन दृष्टिकोण है, ऐसा माना था। श्री संत राम के इस अनुरोध के जवाब में मैंने सोचा कि उन्हें लिखे गए अपने पत्र के एक वाक्य में जो बात मैंने कही थी उसे अपने भाषण में विस्तार से समझा देना चाहिए। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं वे नए हैं। किसी भी प्रकार से वे विचार श्री संत राम जो आपके मंडल के प्राण और प्रमुख मार्गदर्शक हैं उनके लिए नए नहीं हैं, परंतु मैं इससे भी आगे यह कहता हूँ कि मैंने अपने भाषण का यह अंश केवल इसलिए नहीं लिखा है कि मैंने ऐसा करना वांछनीय समझा है, बल्कि इसलिए लिखा है कि तर्क को पूरा करने के लिए ऐसा करना बिल्कुल जरूरी है। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि भाषण के जिस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है उसे आप असंगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक वकील हूँ और प्रासंगिकता के नियमों को उतनी अच्छी तरह जानता हूँ जितना आपकी समिति का कोई सदस्य जानता है। मैं जोर देकर कहता हूँ कि जिस अंश पर आपत्ति की गई है वह न केवल सबसे अधिक प्रासंगिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। भाषण के उसी अंश में मैंने जाति व्यवस्था को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपायों का विवेचन किया है। यह हो सकता है कि मैं जाति प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के रूप में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह चौंकाने वाला और कष्टमय हो। आपका यह कहने का अधिकार है कि मेरा विश्लेषण गलत है, परंतु आप यह नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था की समस्या से संबंधित किसी भाषण में मुझे इस बात की छूट नहीं है। मैं इस मुद्दे पर विचार करूं कि जाति व्यवस्था को कैसे नष्ट किया जा सकता है। आपकी दूसरी शिकायत भाषण की लंबाई को लेकर है। मैंने स्वयं भाषण में ही इस आरोप के दोष को स्वीकार किया है, परंतु इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है? मुझे खेद है कि आपसे देर से संपर्क हुआ, अन्यथा आपको इस बात की जानकारी हो जाती। मूल रूप से मैंने अपनी ही सुविधा के लिए एक संक्षिप्त भाषण लिखा था। एक विस्तृत शोध प्रबंध तैयार करने का ना तो मेरे पास समय ही था और ना ही शक्ति थी। मंडल ने ही मुझसे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने का अनुरोध किया था। मंडल ने ही जाति प्रथा के संबंध में प्रश्नों की एक सूची मुझे दी थी। मुझसे यह अनुरोध किया था कि मैं अपने भाषण में इन सवालों के जवाब दूं। प्रायः इन्हीं सवालों को मंडल और उसके विरोधियों के बीच विवाद में उठाया जाता है। मंडल को इसका संतोषजनक जवाब देने में कठिनाई होती है। इस बारे में मंडल की इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयास में भाषण इस सीमा तक लंबा हो गया है।
जो कुछ मैंने कहा है उसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे। भाषण के लंबा होने का दोष मेरा नहीं है। मुझे यह आशा नहीं थी कि आपका मंडल इससे इतना परेशान होगा। मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है। मैं समझता था कि केवल मूर्खी शब्दों से घबराते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि लोगों के मन में कोई गलत धारणा उत्पन्न हो। इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट करने का भारी प्रयास किया है। धर्म और धर्म के विनाश से मेरा क्या अभिप्राय है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाषण पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे गलत नहीं समझ सकेगा। मेरे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल मात्र धर्म के विनाश आदि शब्दों से इतना भयभीत हो गया है। इससे मंडल के प्रति मेरी श्रद्धा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति किसी को भी कोई श्रद्धा या सम्मान नहीं हो सकता जो सुधारक बनकर भी उस स्थिति के तर्कपूर्ण परिणामों को देखना भी पसंद नहीं करते। इन्हें अकेला ही चलने दो। आप मानेंगे कि मैंने अपने भाषण को तैयार करने में किसी भी प्रकार की सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया और इस सवाल पर कि भाषण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मेरे और मंडल के बीच विचार विमर्श नहीं हुआ। मैं सदा यह मानकर चला हूँ कि मैं अपने भाषण में उस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र हूँ। वास्तव में 9 अप्रैल को मुंबई में आपके आने तक मंडल को यह पता नहीं था कि किस तरह का भाषण तैयार कर रहा हूँ। आप जब बम्बई आए तो मैंने स्वयं बताया था कि मुझे इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि मैं दलित जातियों द्वारा धर्मांतर के संबंध में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मंच का उपयोग करूं। मैं समझता हूं कि मैंने भाषण को तैयार करने में ईमानदारी से उस वायदे को निभाया है और प्रत्यक्ष रूप से एक सरसरी तौर पर दिए गए इस संदर्भ के अलावा कि मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा आदि। मैंने अपने भाषण में विषय के बारे में कुछ नहीं कहा है। जब मैं यह देखता हूँ कि आपको इस प्रकार के सरसरी और इतने अप्रत्यक्ष संदर्भ पर भी आपत्ति है, तो मैं प्रश्न पूछने के लिए वाद हूँ कि क्या आपने यह सोचा है कि मैं आपके सम्मेलन की अध्यक्षता करने की खातिर दलित वर्गों द्वारा धर्म परिवर्तन संबंधी अपने विचारों को छोड़ने या स्थगित रखने के लिए सहमत हो जाऊंगा। यदि आपने ऐसा सोचा है तो मैं आपसे कहूंगा कि यह आपकी भूल है और इसके लिए मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हूँ। यदि आप में से कोई इस बात का संकेत भी देता है कि आप मुझे अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे धर्म परिवर्तन के अपने कार्यक्रम में अपने विश्वास का परित्याग करना पड़ेगा, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता कि मुझे आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी सम्मान की अपेक्षा अपने विश्वास की कहीं अधिक परवाह है। आपके 14 तारीख के पत्र के बाद आपका यह पत्र मेरे लिए आश्चर्यजनक है। मेरा मत है कि जो कोई भी इन्हें पढ़ेगा ऐसा ही महसूस करेगा। स्वागत समिति द्वारा इस प्रकार की अचानक अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए मैं जवाबदेही नहीं हो सकता। जब 14 तारीख को आपने पत्र लिखा था तो उस समय समिति के सामने जो कच्चा प्रारूप था उसमें और अंतिम प्रारूप जिस पर आपने अपने पत्र में स्वागत समिति का निर्णय सूचित किया था कि सार रूप में कोई अंतर नहीं है। आप अंतिम प्रारूप में एक भी ऐसा नया विचार नहीं बता सकते जो पहले वाले प्रारूप में ना हो। वही समान विचार है। अंतर केवल यह है कि उन्हें अंतिम प्रारूप में अधिक विस्तार के साथ रखा गया है। यदि भाषण में कोई आपत्ति की बात थी
तो आप उसे 14 तारीख को बता सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। विपरीत इसके आपने मुझसे 1000 प्रतियां छपवाने के लिए कहा और यह बात मुझ पर छोड़ दी कि मैं आपके द्वारा सुझाए गए मौलिक परिवर्तनों को स्वीकार करूं या ना करूं। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छपवा ली, जो अब मेरे पास पड़ी है। 8 दिन बाद आप यह बताने के लिए लिखते हैं कि आपको भाषण पर आपत्ति है। यदि उसमें संशोधन नहीं किया गया तो सम्मेलन रद्द कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए था कि भाषण में बदलाव करने की कोई आशा नहीं है। जब आप मुंबई में थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक कॉमा का भी बदलाव नहीं करूंगा और अपने भाषण को किसी भी तरह सेंसर किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको मेरे भाषण को जैसा वह मेरे पास से आपको प्राप्त होगा वैसा ही स्वीकार करना होगा। मैंने आपको यह भी कहा था कि भाषण में व्यक्त विचारों की जिम्मेदारी पूर्णतः मेरी होगी और यदि सम्मेलन उन्हें पसंद नहीं करेगा और उसकी निंदा करने का प्रस्ताव पास करेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपके मंडल को अपने विचारों की जिम्मेदारी के भार से मुक्त करने और साथ ही अपने आप को सम्मेलन के साथ अधिक न उलझाने के लिए इतना आतुर था कि मैंने आपको सुझाव दिया था कि मेरी इच्छा है कि मेरे भाषण को अध्यक्षीय भाषण के रूप में नहीं बल्कि उद्घाटन भाषण के रूप में माना जाए और मंडल की अध्यक्षता के लिए किसी और व्यक्ति की तलाश कर ले तथा प्रस्तावों से निपट ले। 14 तारीख को आपकी समिति के अलावा और कोई भी व्यक्ति निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में नहीं था, किंतु समिति ऐसा नहीं कर सकी और इस दौरान मुझे छपाई की लागत उठानी पड़ गई, जिससे मुझे विश्वास है कि आपकी समिति की थोड़ी अधिक दृढ़ता से बचाया जा सकता था। मेरा विश्वास है कि मेरे भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनका आपकी समिति से कोई लेना देना नहीं है। अनेक कारणों से मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि अमृतसर में आयोजित सिख प्रचार कांग्रेस में मेरी मौजूदगी स्वागत समिति द्वारा किए गए निर्णय का एक बड़ा कारण थी। समिति ने 14 और 22 अप्रैल के बीच अपने रुख में जो अचानक परिवर्तन किया उसका और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। फिर भी मैं अब इस विवाद को अधिक लंबा नहीं खींचना चाहता और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल घोषणा कर दें कि मेरी अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन का अधिवेशन रद्द हो गया है। अब सारी गरिमा समाप्त हो चुकी है और यदि आपकी समिति मेरे भाषण को इसके वर्तमान संपूर्ण रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत भी हो जाए तब भी मैं इसकी अध्यक्षता नहीं करूंगा। भाषण तैयार करने में उठाए गए मेरे कष्टों के लिए आपने जो सराहना की है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी को नहीं तो मुझे इस श्रम से निश्चय ही लाभ मिला है। मुझे खेद केवल इसलिए है कि मुझे ऐसे समय पर इतना कठोर परिश्रम करना पड़ा जिसे मेरा श्वास सहन नहीं कर सका। आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पत्र व्यवहार उन कारणों का पता देगा जिसकी वजह से मंडल द्वारा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति रद्द की गई थी और पाठक यह जानने की स्थिति में होंगे कि इसका दोष किसको दिया जाना उचित है। मैं समझता हूं कि यह पहला अवसर है जबकि स्वागत समिति द्वारा किसी अध्यक्ष की नियुक्ति को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि वह अध्यक्ष के विचारों का अनुमोदन नहीं करती। चाहे ऐसा हो या ना हो, किसी निश्चय ही मेरे जीवन में यह पहला अवसर है जबकि सवर्ण हिंदुओं के किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। मुझे अफसोस है कि 1 तासी में इसका अंत हुआ, किंतु ऐसे कठोर संबंधों से कोई भी क्या आशा कर सकता है जहां सवर्ण हिंदुओं के सुधारवादी और अछूत वर्ग के स्वसम्मान के बीच संबंध इतने कठोर हो कि
सवर्ण हिंदुओं को अपने कट्टरपंथी साथियों से अलग होने की कोई इच्छा न हो और स्वसम्मानी अछूत वर्ग के पास सुधारों पर जोर देने के सिवाय कोई विकल्प न हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सुन रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत में जातीय संरचना, उत्पत्ति और विकास। इस पुस्तक के पहले चैप्टर को आप पिछले वीडियो में सुने होंगे। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को सुने हैं। अगले अध्याय को आप अगले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।